न्यूरोजिम से रिश्ते कैसे सुधारें। रिश्ते यानी कि माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी एट्सेट्रा, जो कि ब्लड रिलेटिव्स होते हैं और थोड़े डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं। वो रिलेटिव्स नहीं जो आपके विचारों से, आपकी फ्रीक्वेंसी से बनते हैं, लाइक सुपीरियर सोसाइटी। वो रिश्ते जो कि आपकी फैमिली कहलाते हैं, आपके रिलेटिव्स कहलाते हैं। पहली बात तो आपको समझनी है कि जो फैमिली है उसका उद्देश्य क्या है और उसका कंसर्न क्या होता है। फैमिली में सब लोगों का कंसर्न ये होता है कि सब लोग, फैमिली के सदस्य घर पर आ गए हैं सुरक्षित रूप से, सब लोग जिंदा हैं, सबने खाना खा लिया है, सब लोग को नींद वगैरह मिल रही है, कपड़े वगैरह मिल रहे हैं, सबका मोटा मोटा वेलबींग ठीक है और सबकी मेंटल हेल्थ बस इतनी ठीक है कि कोई पागलों जैसी हरकत नहीं कर रहा है, कुछ सामान उठाकर नहीं फेंक रहा या फेंक रही है। इससे ज़्यादा किसी के मन में क्या विचार चलते हैं, किसी के क्या ट्रॉमास हैं, किसी के क्या पैटर्न्स हैं, किसका क्या पर्सपेक्टिव है, किसका क्या सेल्फ एक्सप्रेशन है, इसके बारे में किसी को कोई मतलब नहीं और कोई प्रावधान भी नहीं और इतना टाइम ही नहीं है सोसाइटी के पास पिछले हज़ारों लाखों साल से कि इतना कुछ सोच सके। जो मम्मी और पापा से पूछ सके, जो पापा मम्मी से पूछ सके, मम्मी पापा बच्चों से पूछ सके, बच्चे दादा से पूछ सके, दादा अपने बच्चों को बता सके कि उनका दृष्टिकोण क्या है, वे क्या करना चाहते थे, फिर क्या पाया, क्या खोया, क्या जिया, क्या नहीं जिया, क्या ग्रैटिट्यूड है, मतलब GWS क्या है, ज़िंदगी में क्या क्या मुकाम हासिल किया, क्या मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन है, कैसे जीवन जीना चाहता था, कैसे जीवन मैंने जिया, ऐसी कौन सी बात है जो काफ़ी सालों से मुझे परेशान कर रही, क्या डर है, क्या चिंता है, क्या परेशानी, इसके बारे में कोई कम्युनिकेशन, कोई कॉन्वर्जेशन नहीं होता। और इसके बारे में तो हमने कहीं कुछ पढ़ा नहीं, किसी टीवी, किसी फिल्म में, किसी चित्रकथा में कहीं देखा नहीं। एक्सक्लूसिवली हमारा खुद का आविष्कार है। आम सभा हम लगाते हैं, सुपीरियर्स की मीटिंग हम लगाते हैं, अपने परिवार के मौसी मौसा के लड़कों को जोड़ते हैं और उनकी मीटिंग कराते हैं। हम सभी रिश्तेदारों के घर पे जाते हैं, जबकि वे रिश्तेदार एक दूसरे से 15-15 साल तक बात नहीं करते हैं, तो भी हम उनके घर में जाते हैं। मतलब हम हाईएस्ट क्वालिटी के एक ऑथेंटिक रिलेटिव और सोशल बीइंग है, इसलिए करते हैं। बट पॉइंट ये है कि घर में सब सर्वाइवल का कंसर्न होता है, इस वजह से घर में सबको ये शिकायत रहती है कि कोई हमारी इज्जत नहीं करता। बच्चों को शिकायत रहती है माता पिता उसकी इज्जत नहीं करते, माता पिता को शिकायत रहती है बच्चे इज्जत नहीं करते, पत्नी को लगता है कि पति मेरी इज्जत नहीं करता, पति सोचता है कि मैं इतनी फाइट मारता हूं और ये पत्नी मेरी इज्जत नहीं करती, बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, और दादा दादी को कोई पूछता नहीं है। मतलब इस सबको क्या मैं डिस्क्राइब करूं। तो होल पॉइंट ये है कि एक दूसरे का चेहरा 40-40 साल तक रोज रोज देखने से एक मोनोटोनिसिटी जनरेट होती है, एक बोरियत जनरेट होती है। तो एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है, जो कि पहले से कभी था भी नहीं, उसकी संभावना और खत्म होने लगती है और सम्मान कम होने लगता है, अपमान जनरेट होने लगता है। एक दूसरे की वैल्यू इंसान जानता ही नहीं, मतलब जानेगा तो क्या, कब क्या कम करेगा पहले से नहीं जानता। वो तो बच्चा जब स्कूल जाता है ड्रेस पहन के, तो स्कूल में एक ड्रेस के माध्यम से लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके ट्रेड्स के हिसाब से उस आदमी को एक इज्जत देते हैं, एक इवैल्यूएशन मिलता है उसको। फिर वो कॉलेज में आता है, जॉब में जाता है, अपना प्रदर्शन करता है कौशल का, तो सबको पता रहता है कि मतलब इस आदमी की वैल्यू क्या, मार्केट वैल्यू क्या, सोशल वैल्यू क्या है। घर के अंदर कच्छा पहन के सब लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। किसी के पिताजी बहुत बड़े अधिकारी हों, व्यापारी हों, लेकिन सुबह उठ के तो बाल खराब है, आंख खराब है, ब्रश कर रहा है और कच्छा पहन रखा है और बनियान में घूम रहा है, और फिर बाथरूम जा रहा है, बाथरूम में वो आदमी जो जो भी हरकतें कर रहा है उसकी आवाज़ें बाहर आ रही हैं। इस सब की वजह से क्या है कि जो सम्मान डेवलप होना चाहिए था, जो कि इंसान को अपने वर्क प्लेस में मिलता है, अपनी कम्युनिटी में मिलता है, अपने फ्रेंड्स में मिलता है, या अपनी कंपनी जब वो बनाता है उसमें मिलता है, या जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, या लोग संगठनों में चले जाते हैं, सीनियर सिटीजन्स को सीनियर सिटीजन्स की बैठकों के अंदर सम्मान मिलता है, अपने घर में सम्मान नहीं मिलता। क्योंकि सीनियर सिटीजन वहाँ पे एक एक्सप्रेशन बन के जा रहा, तैयार होके जा रहा, एक टाइम लिमिट के साथ जा रहा है। घर में कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, हर इंसान एक दूसरे की शक्ल को अनंत काल तक देखता रहे बस। तो वो उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं और डिवैल्यूएट कर देते हैं, और एक रोल प्ले नहीं कर रहा, जो कि हमने इसे APL बनाया है, एटॉमिक प्रायोरिटी लिस्ट, कि घर के सभी सदस्यों की अलग अलग प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए, सबका अपना अलग अलग वर्क स्पेस होना चाहिए, सबकी अपनी अपनी टेबल होनी चाहिए। तो सबकी प्रायोरिटी की लिस्ट में ये तो होना चाहिए ना कि घर के अंदर एकदम नेचुरल घी आना चाहिए, ये चारों लोगों की प्रायोरिटी में होना चाहिए, माता पिता और लड़का लड़की चारों की प्रायोरिटी में होना चाहिए।
और 300 साल पहले रॉबर्ट क्लाइव हमारा सोना लूट कर लेकर चला गया था इंग्लैंड, तो वो वापस लेकर आना ये हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए, ठीक है। और रोज एक बार सूर्य के दर्शन करने ये हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए, रोज एक बार चंद्रमा के दर्शन करने ये हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए। भाई 2 मिनट तो कर लो चंद्रमा के दर्शन। तो ऐसी प्रायोरिटी लिस्ट अलग अलग होनी चाहिए, किसको कैसा ठीक लगता है। किसी का स्वभाव बहुत उग्र प्रकार का है पहले से ही, तो उसको क्या सूर्य दिखाना, उसको तो चंद्रमा दिखाओ। और कोई पहले से बहुत ज्यादा कल्पना के अंदर रहता है और बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा है, उसको क्या आप चंद्रमा दिखा रहे हो, उसको सीधा क्या आप सूर्य दिखाओ। उसको 2 मिनट तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, बट फॉर फ्यू सेकेंड्स उसको सन गेजिंग कराओ, तो उसका एक्सप्रेशन, उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव, उसका धर्म है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो पारंपरिक सभ्यता बनी हुई है, संस्कृति बनी हुई है, पारिवारिक व्यवस्था बनी हुई है, उसके अंदर प्रावधान ही नहीं है एक दूसरे की इज्जत करने का और रिश्तों का सम्मान होने का। रिश्ते एक बहुत ही डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसको बहुत ही ऐसे पकड़ के, किसी चीज को पकड़ के, जैसे कि दिस थिंग ये यहां पर है तो अभी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ये इसको पकड़ रखा है तब तक ये पकड़ा हुआ है, इसको मैंने छोड़ दिया तो ये बिखर जाएगा। तो रिश्ते जो ऐसे होते हैं वो जबरदस्ती पकड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करवाना होता है और बड़ों की बात मानो, और ये हमारा कानून है फैमिली का, और हमारे शहर में, हमारे लखनऊ में तो ऐसे नहीं होता, हमारे कानपुर में तो ऐसे होता है, हमारे राजस्थान में तो ऐसे होता है। तो वो सब सिस्टम के और कंप्लायंस के अंदर लोगों को सिस्टम के कंप्लायंस के अंदर रेपिटेटिव मोड के अंदर डाल के रखा जाता है, अदरवाइज उस रिश्ते के अंदर कोई यूनिकनेस नहीं होती। मतलब मामा और भांजे का रिश्ता, अब मामा और भांजे का रिश्ता ये अपने आप में एक बहुत ही फ्रॉड टर्मिनोलॉजी है। मतलब मामा एक इंसान है और भांजा एक इंसान है, तो 2 इंसानों के बीच के रिश्ते की बात करो ना। और मैं तो कहता हूं 2 इंसानों के रिश्ते के बीच की बात आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि 2 इंसानों का रिश्ता जो होता है ना वो बहुत ज्यादा पर्सनल चीज होता है। पर्सनल मतलब कि गुप्त नहीं, पर्सनल मतलब कि मामा ही जानता भांजे से क्या संबंध है उसका और भांजा ही जानता मामा से क्या संबंध है उसका। प्लीज अंडरस्टैंड। इसीलिए हम कहते हैं किसी औरत और मर्द के बीच में यदि सेक्स हो रहा है तो जो भी रिश्ता है उनका, तो उनका व्यक्तिगत रिश्ता है। व्यक्तिगत का मतलब ये नहीं है कि वो गुप्त है, व्यक्तिगत का मतलब ये है कि वही औरत और मर्द के बीच में नहीं हो रहा है यार। एक लड़के का नाम है हितेश और लड़की का नाम है प्रिया, तो हितेश नाम के ह्यूमन और प्रिया नाम के ह्यूमन के अंदर बहुत सारे बारीकियत है रिश्तों की, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप की बहुत लेवल की बहुत बारीकियत है। उसमें कहीं पर जाकर वो फिट हो गया, वो तो वही जानते हैं, और वो भी वर्बली नहीं जानते, वो इंट्यूटिवली जानते हैं और वाइब्रेशनली जानते हैं। तब जाके एक दूसरे के साथ इस निर्णय पर वो पहुंचते हैं कि एक दूसरे के साथ उनको सेक्स करना है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, सारी बात टोटलिटी में निकल के आती है कि जो रिश्ते हैं ना वो पोजीशंस के बीच में है। मामा और भांजे का रिश्ता वो ह्यूमंस के बीच में नहीं है, वो एक्सप्रेशंस के बीच में नहीं है। तो ह्यूमंस तो एक्सप्रेशंस है ना, तो मतलब मामा को ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं किया गया और भांजे को भांजे की तरह ट्रीट नहीं किया गया। अरे मामा ने मामा को अपने आप को मतलब ट्रीट नहीं किया ह्यूमन की तरह, उसका कोई सेल्फ एक्सप्रेशन है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसने न्यूरोजिम नहीं बनाई है। न्यूरोजिम नहीं बनाई ना उसने। तो न्यूरोजिम, जैसे कि न्यूरोजिम है हितेश शाक्य की, मामा आएगा हितेश शाक्य का, तो वो हितेश शाक्य को ऐसे खड़े बाल वाले एक IITian है या पागलों जैसी बातें करता रहता है और बाबा बाबा बनता रहता है और गाली गलौज करता रहता है, कच्चा पहने घूमता रहता है, ऐसे नहीं। मतलब वो आके देखेगा कि हितेश शाक्य पहले तो वहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए हैं, अच्छा ये फ्रूट्स खाने वाले व्यक्ति हैं, अच्छा फिर ये बांसुरी भी बजाते हैं, अच्छा किस प्रकार की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, किस प्रकार की किताबें रखी हुई हैं, बस इतने मात्र से हितेश शाक्य को मामा जी जान जाएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे मेरा एंड्रॉइड फोन है यहाँ पर, अच्छा ये आईफोन इस्तेमाल नहीं करता, फिर मेरा बैग देखेंगे, अच्छा फिर मेरा पर्चा देखेंगे, ठीक है, फिर मेरी डायरी देखेंगे, उसमें मतलब जो गुप्त नहीं होगी, जो पब्लिक डायरी होगी उसको मैं बाहर रखूंगा, उसमें देखेंगे कैसे विचार लिखता है मोटे मोटे तौर से, कैसी पेंटिंग बनाता है, कैसा व्यायाम करना पसंद है, कैसा प्राणायाम करना पसंद है, अगर इसने कुछ पेट्स रख रखे हैं, कुछ ट्रीज रख रखे हैं, मतलब वहां से बात शुरू होने के, दोनों व्यक्ति के बीच में संबंध बनने के इनफाइनाइट अब बहाने खुल गए जो कि बहुत ही जेन्युइन है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मामा और भांजे को अपना रिश्ता बनाना है और वो मोदी के बारे में बात कर रहे हैं, मामा और भांजे को मामा और भांजे के बारे में बात करनी पड़ेगी, मामा भांजे से भांजे के बारे में बात करे और भांजा मामा से मामा के बारे में बात करे। कब बात करेगा? अरे जब दुनिया देखेगा, मेरी न्यूरोजिम देखो, मैंने कैसे ड्राइंग बनाई है, मैंने कैसे कपड़ों के साथ यहाँ पे कलाकारी की है, मैंने कैसे रंगों के साथ कलाकारी करी है, मैं कौन कौन सी भाषा सीखने में इंटरेस्ट रखता हूँ, इसमें फ्रेंच है, जर्मन है और जापानी है और संस्कृत है, और इसके अंदर अरेबिक क्यों नहीं है, इसके अंदर तमिल क्यों नहीं है, इसके अंदर चाइनीज़ क्यों नहीं है, ठीक है, और इसके अंदर किस्से कहानियों की किताब क्यों नहीं है। ये कितना बड़ा सवाल है। तो ये मामा के मन में आएगा
अगेन थियोरेटिकली नहीं आएगा, एक्सप्लिसिटली नहीं आएगा, बट इंट्यूटिवली आएगा और वाइब्रेशनली आएगा दैट दिस इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु डज नॉट लाइक टू रीड स्टोरीज, ही लाइक्स टू रीड लैंग्वेज बुक्स एंड सम ब्रेन स्टफ्स एंड मनी स्टफ्स। तो पॉइंट ये है कि न्यूरोजिम एक ऐसी चीज है जिसको कभी लिखकर और बोलकर बता नहीं सकते, और बोलकर और लिखकर बताना इतनी अपने आप में, जब आपने मैं जो हूं मेरा व्यक्तित्व है, यदि उसको लिखकर या बोल के बता दिया, पहली बात तो उसका शब्दीकरण कर दिया, इसका मतलब है 99.99% तो उसका उड़ा ही दिया, 0.01% ही तो है जो मैं हूं और जैसा मैं देखता हूं, जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं जीवन जीना चाहता हूं, उसका 0.01% ही तो है यदि मैंने वो सब कुछ शब्दों में बयां कर दिया। और शब्दों में बयां करना भी अपने आप में इतनी बड़ी काबिलियत है कि वो 0.01% को भी यदि शब्दों में बयां कर दिया ठीक से, तो आदमी रजनीश बन जाता है, हितेश शाक्य बन जाता है, राजीव दीक्षित बन जाता है, पवन जूरी बन जाता है, हिटलर बन जाता है क्या, और कचरा लिखना है तो मार्क्स बन जाता है। जो भी पॉलिटिकल चीजें होती है, वो कितना कचरा लिख रखा है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि क्या बता रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि जो इंसान का एक्सप्रेशन है, पहली बात तो उसका शब्दीकरण करना बहुत मुश्किल है, और शब्दीकरण कर पाना अपने आप में एक कई सालों की, कई दशकों की, डिकेड्स की साधना है, जिसको कोई साध ही नहीं पाता है। और जरूरत क्या है उसको भी साधने की, मैं तो ये बोलता हूं, जब सारा का सारा जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल है मतलब कि ये ऐसा क्यों रख रखा है, और इसके ऊपर ये क्यों रख रखा है, और ऐसा ये क्यों रख रखा है, और वो दो बांसुरी वहां क्यों रख रखी है, और वो वैसे क्यों रख रखी है, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये शर्ट क्यों पहन रखी है, और ये कॉलर नीचे क्यों है, और ये कॉलर ऊपर क्यों है, और ये बाल ऊपर क्यों है, और ये उंगली ऐसे क्यों चल रही है, और ये ऐसे क्यों चल रहा है, और पीछे ये खिड़की ऐसी क्यों है, ये खुली हुई क्यों है, और ऐसी बंद क्यों है, और लाइट ऐसी क्यों है, और मैंने ये एंगल क्यों चला। बात बात में बारीकियत है, और हर बारीकियत के अंदर एक सेल्फ एक्सप्रेशन है। प्लीज अंडरस्टैंड, जिसको दिखाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका एक कमरा है, बाकी तो आप उसको किताब में लिख दो, किसी को मैसेज करके वॉइस नोट के माध्यम से कॉल करके बता दो, या फिर उसका कुछ वीडियो बना दो, तस्वीर ले लो, बट वो वीडियो, तस्वीर, वो बात, वो किताब, वो शब्द थोड़ी ना जीवन है। जीवन तो ये है। तो जीवन जहां पनपता है, जहां जीवन अपने आप से खेलता है, वो जगह है न्यूरोजिम। तो जब जीवन अपने आप से खेलता है तो उसमें सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व तो चमकता है और चरित्र सामने आता है। चरित्र, असली चरित्र वो है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो उस चरित्र को जब कोई रिश्तेदार देखता है तो उसमें एक यूनिकनेस पाता है, और यदि उस यूनिकनेस के साथ उसका कोई रिश्ता, मतलब वो यूनिकनेस इस रिश्तेदार के अंदर कुछ इंट्रिग करती है, उसकी यूनिकनेस, मतलब वो किसी और, मतलब मेरा रिश्तेदार मान लो कि खेल कूद और कबड्डी वगैरह के अंदर है, उसको ये चीज इंट्रीग नहीं करती तो फिर मेरा उसका कोई रिश्ता है भी नहीं और कभी हो भी नहीं सकता था। वो तो बस एक इंसानियत का रिश्ता जो कि बाकी इंसानियों के साथ भी है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप रिश्तेदार को अपने घर बुलाओ न्यूरोजिम दिखाने के बहाने, और रिश्तेदार के घर में जाओ न्यूरोजिम बनाने के बहाने, और न्यूरोजिम के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। आपने ये क्या लिख दिया, आपने इस किताब में क्या पढ़ दिया, आप इस किताब के राइटर के बारे में क्या सोचते हो, अच्छा आप उल्टे हाथ से भी लिखते हो क्या, अच्छा आप इतनी सारी भाषाएं कर लेते हो, अच्छा ये मोटर आपने बनाई है, अच्छा ये टीवी के अंदर ये स्टिकर आपने ऐसे चिपकाए, अच्छा ये गार्डनिंग आपने ऐसे की है, अच्छा ये बचपन का आपका एल्बम है क्या, अच्छा आप ये करना चाहते थे क्या, अच्छा आप ये बनना चाहते थे क्या, अच्छा आप इससे भी मिले हो क्या, अच्छा 1995 में आप वहाँ गए थे क्या, 2025 में आप यहाँ गए थे क्या, ये किया था क्या, वो किया था कि ये मैं न्यूरोजिम का मतलब है मैं जो है नहीं। दो रिश्तेदारों में मतलब मैं के अंदर जो दिव्यता है ना वो नहीं है, बस ऐसा है कि मैं, अबे तू क्या है, क्या तू है क्या। दो रिश्तेदार आपस में मैं की झगड़ा करते ना, मैं का झगड़ा होता है, तो मैं उनको दोनों को पूछता हूं तू है क्या। मैं तेरी योग्यता नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो पहचान पूछ रहा हूं। योग्यता मतलब तू है क्या, मतलब तू छोटी चीज है, तू कौन सी बड़ी चीज है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूं कि तू है क्या, तेरा रंग क्या है, तेरा नाम क्या है, तेरी पहचान क्या है। वो तेरी न्यूरोजिम है, वो है कहां, वो जगह कहां है जो चिक चिक के बोलती है मैं। तो ये जो मैं से भांजे का मैं है ना, और जो मामा का मैं है, ये भांजा और मामा एक दूसरे के में जाएंगे तो पता कर पाएंगे कि ये जो है ना मामा ये कौन है, और मामा पता कर पाएगा कि भांजा ना असल में कौन है। तो सामने बस एक ऐसा बेवकूफ सा बच्चा नहीं है वो, और मामा के सामने, बच्चे के सामने वो जो मामा है वो ऐसे नहीं है कोई
अभी मैं ज़्यादा गाली वाली नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर बिना गाली के ये सारी बातें कह रहा हूँ, बट आप समझ गए होंगे मेरा